श्रोताओं नमस्कार। एक मुलाकात आकाशवाणी रामपुर का वो कार्यक्रम जिसमें एक सुविख्यात हस्ताक्षर हमारे बीच होते हैं। हम उनकी जिंदगी के पन्नों में झांकते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बातचीत होती है। आज इस क्रम में हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम हिंदी साहित्य जगत में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जब जब नवगीत का जिक्र आता है तो पहला नाम उन्हीं का लिया जाता है। मुरादाबाद का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर माहेश्वर तिवारी हिंदी के सशक्त रचनाकार, नवगीतकार, यश भारती पुरस्कार से अलंकृत, इसके अलावा और भी कई सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब जब नवगीत का जिक्र आता है तो पहला नाम डॉक्टर माहेश्वर तिवारी का हिंदी साहित्य जगत में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कई पाठ्य पुस्तकों में भी, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं संग्रहित हैं। हिंदी नवगीत की तरफ आपका रुझान कब हुआ, कैसे हुआ? लेखन का आरंभ तो मैंने जब 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था जी, तभी शुरू कर दिया था। गीत के साथ मैं 56-57 से जुड़ा जी। उस वक्त मैंने बच्चन जी को पढ़ा। उस समय के तमाम जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनको सुनते भी रहे विभिन्न माध्यमों से। निराला जी ने हमको सबसे अधिक प्रभावित किया। छायावादी काल के रचनाकार होने के बावजूद निराला जी की कविताओं में जीवन को व्यापकता के साथ ग्रहण किया गया। एक तरफ तो वो लिखते थे कि बांधो न नाव इस ठाव बंध, पूछेगा सारा गांव बंध। दूसरी जूही की कली लिखते थे। वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य जनजीवन था उसमें लोग जो शोषित थे, पीड़ित थे, उन पर भी वो समान रूप से कलम चलाते थे। जैसे उनकी रचना वो बहुत प्रसिद्ध है, वो तोड़ती पत्थर जी। मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर जी। या गीत के माध्यम से ही वहाँ उन्होंने कहा कि वेश रूखे केश सूखे आज भूखे लोग आए, या मानो जहाँ बैल घोड़ा है कैसा तन मन का जोड़ा है। तो ये जो एक गीत को विस्तार दिया निराला जी ने, उसने बहुत प्रभावित किया। क्योंकि उसके पहले होता क्या था कि गीत का अर्थ था कि वो प्रेम के गीत हैं, अधिक से अधिक वो प्रकृति के प्रेम के गीत हो जाते थे। लेकिन जीवन का साख को समग्रता के साथ समेट करके उसको अभिव्यक्त देने का प्रयास निराला जी ने किया। दूसरी चीज ये कि लंबे लंबे गीत लिखे जा रहे थे। निराला जी पहले रचनाकार थी जिन्होंने छोटे गीत लिखे। आप ये देखें कि चाहे वो गीतों के गायन की बात हो तो 5 चरण का गीत है तो 2 चरण या 3 चरण गायक ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। और गीत की संवेदना उस क्षण की जो है वो 2 अंतरे में पूर्ण हो जाती है। ये हम लोगों को संक्षिप्तता उनकी बहुत अच्छी लगी। संक्षिप्तता और विषय का कसाव, वहां से हम लोगों को प्रेरणा मिली नवगीत के प्रस्थान की। और उसके बाद हम लोगों ने नए ढंग से गीत लिखने शुरू किए। निराला जी का प्रभाव रहा, परिवेश भी उसी तरह का शायद आपको मिला? हाँ, उसी तरह का परिवेश मिला। ये देखिए कि जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया तो उस समय, अब तो वो रहे नहीं, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव हिंदी के जो बहुत बड़े समीक्षकों में से थे, वो रामसेवक श्रीवास्तव जो दिनमान के संपादक मंडल में रहे लंबे समय तक, डॉक्टर भगवान सिंह जो आज भी इतिहास के और भाषा के बहुत अच्छे विद्वान है वो थे, और देवेंद्र कुमार बंगाली जैसे गीतकार साथी मिले। उनका बहुत चर्चित गीत था कि एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, फूले तो एक फूल आ जाना मांगने। तो वो साथ में थे और गोष्ठियों में नियमित उनके साथ उठना बैठना, कॉलेज में तो मिलते ही रहते थे। मेरा तो लेखन ही गुरु के माध्यम से हुआ। 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था जी। छोटी उम्र थी, गीत के प्रति आपका रुझान था, और इलाहाबाद शायद वो जगह रही होगी जहां आपने ये रचना प्रक्रिया आरंभ की होगी। वहां से भी की, बनारस से भी जुड़ाव रहा, और स्वर मेरा बहुत अच्छा था। तो बाद में तो फिर मैं लोगों की रचनाएं ही याद करता था, उससे सुनाता था। लेकिन ये संस्कार मुझे अपने घर से मिले। मेरे घर के मेरे चाचा जी थे छोटे, संगीत में उनकी बड़ी रुचि थी। देखिए कैसे मिलती है संस्कार, प्रेरणा कैसे मिलती है। वो रोज शाम को हारमोनियम लेके बैठते थे। अच्छा। और कबीर के पदों का गायन, जयदेव और विद्यापति के पदों का गायन करते थे वो, और मुझे बिठा लेते थे कि आज मेरे पास बैठ जा, तो मैं उनके साथ दोहराता था। तो संगीत के संस्कार मिले।
दूसरी चीज ये थी कि विधायक एक बड़े जमींदार परिवार में जन्म हुआ था, बाकी तो लोग जमींदारी संभालते थे। ये चाचा जी थे, ये चिड़ियों और जानवरों से बहुत प्रेम था इनको। अच्छा। तो तरह तरह के पक्षी पाले हुए थे, तरह तरह के जानवर ले आकर के रखते थे। उससे प्रकृति के प्रति एक मेरा लगाव पैदा हुआ। इसीलिए आप देखें कि मेरे गीतों में मनुष्य, उसके मनोभाव और प्रकृति ऐसे गुथे हुए हैं जैसे दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये संबंध उस दौर से जुड़ा हुआ है, उस दौर से जुड़ा हुआ है। और वही फिर आगे बढ़ा, फिर गीत से जुड़े। लोग सवाल करते हैं कि भाई तिवारी जी आपने गीत ही लिखा और कुछ? तो मैंने कहा भाई मैंने लिखने को तो समीक्षाएं भी लिखी हैं, शुरुआती दौर में कुछ कहानियां भी लिखी थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा फार्म जो है, मेरी विधा जो है वो गीत ही है, जिससे मैं अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। और आज गीत की पहचान आपके नाम से है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बचपन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी चाहेंगे कि कहाँ, किस तरह से, किसके सानिध्य में आपके अंदर ये कविता के अंकुर प्रस्फुटित हुए? बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं वैसे बता रहा था कि 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो मेरे एक गुरु जी थे रामदेव सिंह कलाधर, वो स्वयं भी बहुत अच्छे कवि थे। ये कौन से जिले की बात? ये बस्ती जनपद की बात है। वो बहुत बड़े सिद्ध कवियों में से थे। तो पहले हिंदी के जो प्रश्न पत्र होते थे उसमें अपठित का एक अंश आता था। तो अपठित के अंश में वो अपनी कविताएं दे देते थे और कहते थे कि इसके निशान लगे, उनके अर्थ बताओ और इसका शीर्षक बताओ। और 1951 में ही जो उस समय की पुरानी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी सुकवि, स्नेही जी जिसका संपादन करते थे, मेरी पहली रचना छपी उसमें। वो पहली रचना वो पहली याद है आपको? हाँ, थोड़ा सा है कि मैं 2 चरण उसके याद है। सवैया का है, अति दूर अंधेरा घनेरा हुआ, रवे ज्यों ही प्रकाश है तेरा हुआ, सदा ऐसा ही होता तो क्या कहना, सखे जैसा कि आज सवेरा हुआ। तो ये फूटा और फिर मैं छंद ही लिखने लगा पुराने। गीत का लेखन मेरा शुरू हुआ गोरखपुर में। जब मैं इंटर में पहुंचा तो कॉलेज में एक प्रतियोगिता रखी गई 15 अगस्त को, और ये था कि स्वरचित रचनाएं भी सुनाइए और दूसरे की भी पढ़ सकते हैं, और दोनों में प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं लिख सकता हूं तो जरा लिखूंगा। तो मैंने रचना लिखी और एक मेरे अध्यापक थे कृष्णदेव द्विवेदी जी, स्वयं कवि भी थे, उनको मैंने दिया कि सर इसको देख लीजिएगा, मुझे भाग लेना है। वो अपना लेके रख लिया उन्होंने। जिस दिन प्रतियोगिता थी उस दिन मैंने कहा कि वो सर मैंने कविता दी थी। कह रहे हाँ वो कविता है, ये लो, दे दिया। मैंने देखा तो उसमें कुछ संशोधन का कुछ था ही नहीं उसमें। जी। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैंने दिया था कि कोई गलती हो तो। कहने लगे नहीं, इसमें गलती नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने इसमें कुछ और नहीं किया है। अब वहाँ गए तो असीम जी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो कॉलेज ऐसा था कि वहाँ इंटरमीडिएट से ले करके पीजी कॉलेज क्लासेस चलती थी, कई सब्जेक्ट, साइंस और आर्ट्स में दोनों में, और एलएलबी के, और वो सारे विद्यार्थी इकट्ठे थे वहाँ, और वहाँ मुझे कविता पढ़नी थी। पहली बार मंच पर गए तो थर 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 काँपने लगे, लेकिन वो संचालन वहाँ अध्यक्षता जो कर रहे थे ठाकुर रामधार सिंह, बहुत अच्छे कवि, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हिंदी के कवि थे। उनका तो बैठ के पढ़ोगे तो जरा हिम्मत है। हमने कहा। फिर मैं पढ़ने लगा तो, और तो अब वो रचना याद नहीं है, लेकिन उसमें एक पंक्ति आती थी कि सिखलाता है बस एक मंत्र, जीवन दे दो उपकारों में, लिख दो स्वतंत्र भारत की जय निस्सीम गगन के तारों में। क्या बात। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि सिखलाता है बस एक मंत्र, जीवन दे दो उपकारों में, लिख दो स्वतंत्र भारत की जय निस्सीम, जैसे मैंने कहा तैसे वो बोले गगन के तारों में। क्या बात है। तो मुझे लगा इतना बड़ा रचनाकार वही पंक्ति पूरी कर रहा है, और वहाँ मुझे प्रथम पुरस्कार दिया। और फिर ये हुआ कि ठाकुर रामधार सिंह जी जो गोष्ठियाँ होने लगी वरिष्ठ लोगों की, तो उसमें कहते थे कि भैया वो सेंट्रल न्यूज़ का वो लड़का जो है ना, उसको बुलाना, ज़रूर बुलाना उसको। और मुझसे सुनते थे और कहते थे एक नई कविता लेके आना तुम। तो गीत का लेखन वहाँ से शुरू हुआ। इस तरह से गीत पोषित होता गया, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता गया, बहुत प्यार मिलता गया उस दौर के वरिष्ठ कविजनों का, और मंच का सफर आपका आगे बढ़ता गया। ये यात्रा और किस किस के सानिध्य से होकर गुजरी? मतलब इसमें तो उस समय के जितने भी बड़े लोग थे, पंत जी के साथ मैंने रचना पढ़ी। महादेवी जी ने छोड़ दिया था, लेकिन महादेवी जी की अध्यक्षता में मैंने कई कार्यक्रम किए, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में जबलपुर में मैंने काव्य पाठ किया।
भवानी प्रसाद मिश्र के साथ किया, नरेश मेहता के साथ किया, जितने बड़े लोग थे उसमें सबके साथ मैंने लगभग रचना पाठ किया है और सबका स्नेह मिला। आपके गीतों को लोगों का प्यार मिलता गया, ये सफ़र आगे बढ़ता गया। हम भी आगे बढ़ें, एक गीत आपसे इस अवसर पर ज़रूर सुनेंगे। एक छोटा सा गीत बिल्कुल आपको सुना रहा हूँ पद शैली में, और इसका ये है कि बहुत कुछ हमारा आधुनिकता के चक्कर में खो गया है, और ये गांव से जो शहरों की तरफ पलायन है उसमें भी हमने बहुत कुछ खोया है। तो उसका एक छोटे से कुछ पंक्तियां जो याद पड़ती हैं मैं आपको सुनाता हूँ। साधो गांव गिरां वहराने, साधो गांव गिरां वहराने, भूल गई होरी चैती कजरी बिरहा की ताने, साधो गांव गिरां वहराने, साधो गांव गिरां वहराने, चेहरों की हरियाली सूखी देह लगी पियराने, चेहरों की हरियाली सूखी देह लगी पियराने, जड़ से कटे हुए लोगों की, जड़ से कटे हुए लोगों की गायब है पहचाने, साधो गांव गिरां वहराने, साधो गांव गिरां वहराने, मन में कहीं बैठ कर जब से शहर लगा समझाने, मन में कहीं बैठ कर जब से शहर लगा समझाने, रिश्ते नाते देश निकाले, रिश्ते नाते देश निकाले, ढूंढे ठौर ठिकाने, साधो गांव गिरां वहराने, साधो गांव गिरां वहराने, भूल गई होरी चैती कजरी बिरहा की ताने, साधो गांव गिरां वहराने। बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उन संवेदनाओं को छुआ है जो आज के दौर की सच्चाई है। हम खुद को आधुनिक कहते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को हमने कहीं ना कहीं विस्मृत ज़रूर किया है। हाँ। गायब हो गई हैं पहचाने। हाँ हाँ। आपने तो उस दौर में कविता पढ़ी है जब मंच पर इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे, और आज जब आप कविता के मंचों को देखते होंगे तो दिल को एक तकलीफ का एहसास तो ज़रूर होता होगा। बहुत तकलीफ होती है। मतलब ये कि अब ईमानदारी से सिम जी बताएं कि वो कविता का मंच नहीं रहा है, परफॉर्मिंग जी आर्ट का मंच हो गया है, जहाँ कविता कम होती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। और कविता को ही लेकर के, मतलब ये बताएं कि उदाहरण, एक मेरा बहुत पुराना गीत था, याद का गीत, याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, फैज़ाबाद की कवि सेमिनार में पढ़ रहा था, जो गोपेश जी थे वहाँ, उन्होंने कहा कि माहेश्वर ये तुम मुझे ये गीत लिख करके दे दो। तो पहले पर्स आता था ना जिसमें डायरी भी हुआ करती जी थी। जी जी। तो देखा तो कहने लगे कागज नहीं, इसी पर तुम लिख दो। तो मैं उस पर लिखने लगा। भारत भूषण जी बैठे थे, उसमें पैसे काफ़ी रखे थे, तो वो बल्कि मजाक उन्होंने किया कि क्यों गोपेश जी, माहेश्वर अभी पैसे तो निकाल ही ले क्योंकि वो गीत आपको दे रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हाँ वे तो ये निकाल ले, लेकिन वो तो पैसे बहुत कम है उसके गीत के लिए। क्या बात। और फिर उसका उन्होंने रूसी भाषा में अनुवाद किया। तो ये सब सारी चीज़ें गीत देती हैं। साहित्य का ये जो स्वरूप बदल गया, कविता की भी परिभाषा एक तरह से बदल गई, मंच की कविताएं अलग तरह से लिखी जाने लगीं, और जो प्रतिष्ठित या मानकों के हिसाब से वास्तविक कविता है, हाँ, वो कहीं पार्श्व में चली गई। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ यही हुई ना कि पैसा जब से आया, पैसे ने गड़बड़ियाँ शुरू की। पैसा बढ़ा है,
पारिश्रमिक लोगों ने खूब बढ़ा के लेना शुरू किया है, लेकिन कविता छूट गई है। और मंच की कविता को इसी नाते जो गंभीर अध्येता हैं साहित्य वाले, वो उसको गिनते ही नहीं हैं। वो उन्होंने कहा कि मतलब बड़ा भोड़े शब्द का इस्तेमाल, गाने बजाने वालों का है ये तो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मंच आज भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कविता से और जनता से संवाद हो सकता था। भाई बड़े बड़े रचनाकार हुए, हरिओज जी थे जी, मंच पर जाते थे, पढ़ते थे, सब कुछ होता था। उस वक्त पत्रिकाएं नहीं थी, और पहले जो कवि सम्मेलन होते थे तो एक कवि सम्मेलन का मतलब था कि एक किसी साहित्यिक पत्रिका का कविता विशेषांक होना। अब कविता ही गायब है। कविता की खोज में आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरह से आए? हाँ, मुझे एक मेरे मित्र हुए हैं, आकाशवाणी में ही आपके थे, कैलाश गौतम जी। वो मुझे हिंदी नवगीत का राहुल सांकृत्यायन कहते थे, और कहते थे जिस तरह वो घूमते रहते हैं जी, उसी तरह माहेश्वर जी घूमते रहते हैं। तो इसके पहले मैं मुरादाबाद आने के पहले मैं रहा मध्य प्रदेश में, और एक विचित्र संयोग आप देखिए, पैदा मैं हुआ तो सरयू और कुआनो नदी के दोआबे में। वहाँ से निकल के पहली बार जो पढ़ने गया वो राप्ती नदी के तट पर था शहर गोरखपुर। उससे बाहर निकला तो वो संगम इलाहाबाद का। उत्तर प्रदेश छोड़ करके मैं मध्य प्रदेश गया, होशंगाबाद तो वहाँ नर्मदा। क्या बात है। और फिर वहाँ से विदिशा आया तो वहाँ बेतवा नदी, और यहाँ मुरादाबाद में आए तो रामगंगा। क्या बात है। इस तरह से गीतों को नदियों के जल की तरह रवानी मिलती गई। बहुत सुखद संयोग है। और मुरादाबाद में तो अब काफ़ी वर्ष हो गए हैं आपको? हाँ, मुरादाबाद में मैं 1977 में आ गया था। अब तो मुरादाबाद से ही मैं जाना जाता हूँ। वही मेरा शहर है, वही मेरा वतन है। कविता पल्लवित होती है, पुष्पित होती है जब उसे सानिध्य मिलता है अपने परिजनों का। तो घर वालों का सहयोग और उनकी प्रेरणा किस तरह से आपके साथ रही है? नहीं, बहुत अच्छा है। इसको मैं आपसे बता दूं, एक उदाहरण दे देता हूं इसमें। मेरे जो एक संकलन है नदी का अकेलापन जी, उसमें कुछ लिखा है बुद्धनाथ ने, और बुद्धनाथ ने ये लिखा, श्रीमती जी का साहित्यिक नाम विशाखा है, वो उससे करती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका श्रेय, कि ये संकलन आ रहा है, इसका श्रेय जाता है विशाखा भाभी को, क्योंकि अगर उन्होंने इनके कागज़ के टुकड़ों पर कहीं लिखी हुई कविताओं को सहेज के नहीं रखा होता तो दो पोतियां भाषा और अक्षरा जो हैं कब का कागज़ के नाव बना करके तैरा चुकी होती। तो वो परिवार का मुझे पूरा सहयोग मिला। और यहाँ तक कि मतलब मेरे अपने बेटा समीर और वो जब थे, बेटी थी घर छोटी, तो मैं लिखता था तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि अगर पापा लिख रहे हैं तो उस कमरे में नहीं जाना है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखते थे वो। कुछ खास वक्त, कुछ खास मनोदशा, कुछ खास मनोभाव जब आपके सामने आते थे तब गीत का जन्म होता था। उस गीत के जन्म की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा है कि कभी कोई घटना हुई ऐसी जो मन को छू गई जी, या कभी कोई ऐसा मनोभाव मन में उतरा तो हमने गीत लिखना शुरू किया। इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे गीतों में वो प्रेम का भी तत्व है, प्रकृति भी है, सब कुछ है। और एक जिसको आध्यात्म वाली स्थिति कहते हैं, ऊर्ध्वगमन वाली, वो भी है। कई तरह के गीत हैं मेरे इस तरह के, जैसे यह शरीरों से परे क्या है हमें जो बांधता है। क्या बात। कुछ पंक्तियां उस गीत की हमारे श्रोताओं के लिए मैं सुना देता हूँ। यह शरीरों से परे क्या है हमें जो बांधता है, यह शरीरों से परे क्या है हमें जो बांधता है, एक सहलाहट भरा भीतर उजाला है। क्या बात है। एक सहलाहट भरा भीतर उजाला है, प्रार्थना की गूंज में हर शब्द ढाला है, प्रार्थना की गूंज में हर शब्द ढाला है, छटपटाहट टीस
पीरों से परे क्या है हमें जो बांधता है, क्योंकि पीड़ा तो शरीर की चेतना तक होती है जी। छटपटाहट टीस पीरों से करे क्या है हमें जो बांधता है, यह शरीरों से परे क्या है हमें जो बांधता है। ये गीत जब भी किसी के कानों में पड़ते हैं तो वो एक अजीब से मोहपाश में जुड़ जाता है, ऐसी दुनिया में चला जाता है जैसे हम किसी और दूसरे लोक में चले गए हों। दुर्लभ हैं आज के दौर में इस तरह के गीत और इस तरह के रचनाकार। बहुत सारे सम्मानों से माहेश्वर जी आपको अलंकृत किया गया है। हाल ही में प्रदेश का प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। हम सब, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। अपने उन गौरव के क्षणों के बारे में कुछ स्मृतियां जो आपके जहन में हैं वो साझा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि सिमरी बताएं कि हम ये मानते हैं कि पुरस्कार का मिलना जो है वो एक तरह की पहचान का मिलना है जी। कि समाज ने हमको पहचाना, हमारी काम को उन्होंने एक स्वीकृति दी। वैसे कोई भी जो ढंग का रचनाकार सोचने वाला पुरस्कार के लिए नहीं लिखता है। बिल्कुल। किसी भी रचनाकार ने इस तरह से नहीं लिखा। और बहुत सारे ऐसे रचनाकार हुए कि बड़े रचनाकार हुए, पुरस्कार मिले, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी उनसे वंचित रह गए। जैसे नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, निराला जी को कोई पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, और लोगों को मिलते रहे। तो अच्छा तो लगता है कि मतलब जब पुरस्कृत होते हैं हम, तो ये तो महसूस होता है कि चलो भाई हमारे काम को पहचाना गया। लेकिन एक और बात मैंने हर बार जब मुझे किसी सम्मान से नवाजा गया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी अब ज़्यादा आ गई है, क्योंकि अब मुझे अपने रचना कर्म को ध्यान में नहीं रखना, इस सम्मान की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। क्या बात। हमें ऐसा लेखन करना है कि जो इस सम्मान की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सके। तो एक जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ उसको। कभी ये एहसास भी आपको ज़रूर हुआ होगा माहेश्वर जी कि ये जो नई पीढ़ी है या आज की पीढ़ी है, ये साहित्य के प्रति उसका जो अनुराग है वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो रहा है। कम हो रहा है। असल बात यह है कि देखिए, ये साधना की चीज़ है और साधना के लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। अब वैसे लिखने की बात है, बच्चन जी से एक बार एक सज्जन ने पूछा, दो संस्मरण बहुत संक्षेप में सुनाता हूँ। बच्चन जी से एक ने पूछा कि साहब अच्छा लिखने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, और पहले 100 पंक्तियाँ पढ़ो, तब एक पंक्ति लिखने के बारे में सोचो। ज़रूरी नहीं कि लिखो ही, सोचो। दूसरी चीज़, दूसरा संस्मरण है मेरा फिराक साहब का। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब उनको मिला तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने हिंदी और उर्दू विभाग में 2 दिन का कार्यक्रम रखा। संयोग से मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ था, परमानंद जी से मिलने गया तो कहने लगे, अरे सुनो आज तुम रुकोगे क्या? तो हमने कहा हाँ, तो हैं तो अभी। तो यार आज शाम को चलो चलते हैं विश्वविद्यालय। और फिराक साहब के बारे में इस तरह से कार्यक्रम था। आज फिराक साहब संबोधित करेंगे। फिराक साहब जब कुछ जो बोलना हुआ तो उसके उर्दू विभाग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा कि फिराक साहब, यहाँ हिंदी और उर्दू के कई लिखने वाले हैं, तो आपसे कुछ सलाह चाहते हैं कि वो बेहतर कैसे लिख सकते हैं। फिराक साहब अपने अंदाज में कहने, भाई मैं कोई हकीम तो हूँ नहीं, और हकीमी से लिखना पढ़ना नहीं आता है, या ना मैं नजूमी हूँ कुछ बता दूँ नुस्खे। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो जिंदगी में जितना अधिक हो सके तालियों से बचें, क्योंकि तालियों का एक नशा होता है और जो रूह को कमज़ोर करता है, और एक कमज़ोर रूह से एक अच्छी शायरी नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे जहन में आई और हमने उनको स्वीकार किया। लोग वैसा करते नहीं हैं, ताली की भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा मंचों पर, अरे भाई ताली बजाइए, या इस लाइन पर आपको ताली बजानी है। निराला जी ने कहा था कि भाई अगर जमीन से झुक के कुछ उठाना पड़े तो बिल्कुल मत उठाना, चाहे वो कविता ही क्यों ना हो। नए रचनाकारों के लिए एक प्रेरणा, एक संदेश आपने बड़े ही जोरदार ढंग से हमारे माध्यम से पहुंचाया है, और यकीनन हमारे जो नए रचनाकार हैं वो आपकी इस बात की गांठ ज़रूर बांधेंगे। बांधे तो बहुत अच्छा है, भविष्य के साहित्य के लिए बहुत अच्छा है वो।
और मैंने तो अपने से बड़ों से जो मैंने ग्रहण किया है वो मैंने आपको बताया। अब वो कितना ग्रहण करते हैं ये उनके ऊपर है। अब दिनचर्या क्या रहती है आपकी? बस दिनचर्या यही है कि पढ़ना, कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक जो मिल सके वो पढ़ें। किताबें भी आती हैं, किताबों को पढ़ना, और पत्रिकाएं तो मैं लेता ही हूँ। हंस, मैं गीतकार हूँ जी लेकिन हंस पत्रिका मैं पढ़ता हूँ, कहानी की पत्रिका है जी। और भी इस तरह की पत्रिकाएं हैं। नया ज्ञानोदय पढ़ता हूँ, उससे ये पता चलता है कि आज क्या लिखा जा रहा जी। है। फिर कुछ अंग्रेजी के कवि संकलन मिल जाता है तो मैं वो भी लाता हूँ, पढ़ता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी अपनी जो व्यक्तिगत पुस्तकालय मेरा है उसमें जितने अधिक संग्रह गीतों के हैं उतने ही अधिक संग्रह नई कविता वालों के हैं। अज्ञे, सर्वेश्वर दास सक्सेना से लेकर के आज तक के राजेश जोशी वगैरह तो हमारे मित्रों में से हैं। तो संकलन है, मैं पढ़ता हूँ उनको। और अब चिट्ठियां पहले सुबह लिखा करता था, अब चिट्ठियां उठियां लिखने का दौर चला गया, जैसे मोबाइल आ गया है जी। तो इससे बात हो जाती है। इस पर भी मैंने फेसबुक वगैरह पे कुछ किया है। कुछ बहुत अच्छे रचनाकार हैं जी जिनको मैं रिएक्ट करता हूँ जिन पर, और वो वाह वाह और बहुत उम्दा से नहीं, उससे ज़्यादा आपका कथ्य क्या है, आप के शिल्प कैसा, एक तरह से समीक्षा, समीक्षात्मक संक्षेप में जी उस तरह की चर्चाएं करते हैं। हमारी तो यही इच्छा है, यही दुआ है कि आप स्वस्थ रहें। आपका सानिध्य आकाशवाणी रामपुर को जिस तरह से मिलता रहा है, श्रोताओं बहुत स्नेह मिला है आकाशवाणी रामपुर को डॉक्टर माहेश्वर तिवारी का। आज से नहीं, ये साल बरसों पुराना है। हमारी फोटो एल्बम में कई तस्वीरें आपकी उस दौर की हैं जिसमें आपको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो माहेश्वर जी, आपने आज समय निकाला। बातें तो बहुत सारी हैं, खैर जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें अभी बाकी रह गई हैं, वहीं से अपना ये बातचीत का सफर आगे बढ़ाएंगे। आज इस सफर को हमें यहीं विराम देना होगा। चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहें? कोई कुछ और जी। मेरे भीतर एक अभंग जगाता है कोई, मेरे भीतर एक अभंग जगाता है कोई, बतियाता है हल्के सुर में, उठती जैसे ध्वनि नूपुर में, बतियाता है हल्के सुरों में, उठती जैसे ध्वनि नूपुर में, अंग अंग में बैठा मेरे गाता है कोई, अंग अंग में बैठा मेरे गाता है कोई। अब अनहद का घर हूँ केवल, अब अनहद का घर हूँ केवल, लगता स्वर ही स्वर हूँ केवल, अब अनहद का घर हूँ केवल, लगता स्वर ही स्वर हूँ केवल, स्वर के कपड़े लाकर मुझे पहनाता है कोई, स्वर के कपड़े लाकर मुझे पहनाता है कोई, मेरे भीतर एक अभंग जगाता है कोई। आपके गीत हमारी जिंदगी में यूं ही संवेदनाओं की अलख जगाते रहें, ये स्वर यूं ही गूंजते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।